नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वही एनसीईआरटी पॉलिटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर आप जो देख रहे थे, जिसमें हम ग्रामीण आजीविका के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए हम देखते हैं, यहां तक हम पढ़ लिए थे कि किस तरह से कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। और ये बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के तमाम समस्त किसानों के द्वारा इस तरह से आत्महत्याएं कर लिया जाता था, कर्ज के बोझ तले दबने की वजह से। अब इसी को लेकर के पॉलिटिकल इश्यूज उठने लगा था कि किसान ऋण जो लेते थे तो कर्ज माफी योजना चल जाता था कि, और चुनाव में इन लोगों का क्या होता था, मुद्दा हो जाता था। चुनावी वादा लोग किया करते थे, नेताओं के द्वारा वादा किया जाता था, पार्टियों के द्वारा वादा किया जाता था कि यदि चुनाव में हम जीत के सत्ता में आते हैं तो किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। तो इससे कुछ संकट आया और यूपीएससी बार बार यही से प्रश्न उठाया। तो देखिए, ये वही से प्रश्न उठने वाला है। तो यूपीएससी एनसीईआरटी को बेस बनाता है, वो बताता है कि कहां से प्रश्न बन सकता है। अब यदि किसानों की आत्महत्या से संबंधित कहीं भी कोई इस तरह का इशू निकल करके आता है, उसको आधार बना करके कोई स्कीम चलाया जाता है, तो निश्चित तौर पे परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यही वजह है कि लगातार आप देख लीजिए पेपर थर्ड में जो इस तरह से चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्या किया जाता है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो चुनावी वायदा किया जाता है, और इस चुनावी वायदा की वजह से आरबीआई का एक रिपोर्ट है, आंकड़ा है कि इस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए बार बार किसानों के कर्ज को माफ करने की घोषणा करना देश हित में नहीं है। कहीं कहीं इससे संकट आ रहा था, और ये सब चीजें यहीं से उठती हैं, यही आपको वो पॉइंट मिलता है। फिर यहीं से आप क्या करते हैं, उन सब चीजों को क्या करते हैं, इंटरलिंक करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और करंट, इसीलिए यूपीएससी में एनसीईआरटी और करंट पर ये कमांड होगा, बेसिक एनसीईआरटी प्लस बेसिक प्लस करंट यूपीएससी क्वालिफाई। क्या देखिए, रामलिंगम और करुथम्मा की और भी बातें एनसीईआरटी में आगे कहा गया है। आइए चलिए देखते हैं कि रामलिंगम और करुथम्मा की कहानी आगे क्या क्या है। अब ये कह रहा है कि जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। जमीन के अलावा रामलिंगम के पास जमीन था जिसमें चावल की खेती वो करते थे। उसके बाद चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा क्या किया, सरकारी बैंक से कर्ज लिया। उनके पास जो भी धन था उस धन को लगाया और सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी क्या हो जाती है, कमाई हो जाती है। धान खरीदते हैं गांव से और आसपास के शहरी इलाकों के व्यापारियों से धान से चावल तैयार करके चावल को अच्छे दामों पे बेच लेते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब देखिए, यहां पे दिया हुआ है भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, दोनों में फर्क है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं
और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। आप देख रहे हैं अंतर। खेतिहर मजदूर, छोटा किसान और बड़ा किसान। भारत में बड़े किसानों की संख्या बहुत ही कम है। भारत में छोटे जोत के किसान जो हैं ज्यादा हैं, यानी इनके जिनके जोतों का आकार कम है। और कहा जाए सीमांत किसान, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। तो सीमांत किसान भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार क्या है, खेतिहर मजदूरों के हैं, जो खेतों में जाकर क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई तो भूमिहीन है, उनके पास भूमि ही नहीं है, और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी जमीन तो है लेकिन छोटे छोटे क्या है, टुकड़े हैं, और वहां से बहुत कुछ को नहीं पाता है कि जिसको बेच करके वो कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सके। केवल भरण पोषण तक ही वो सीमित रह जाते हैं। जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। देख लीजिए, यही छोटे किसान। अब ये आपका होमवर्क ये दे रहा हूं कि सीमांत किसान किसे कहते हैं। सीमांत किसान ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होता है, उसे हम सीमांत किसान कहते हैं। और भारत में इसी की संख्या सबसे ज्यादा है, सीमांत किसान की। तो 80% किसानों की यही हालत है, यानी कि खेत बहुत ही छोटे उनके पड़ते हैं। और यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, 2014-15 में क्वेश्चन पूछा है, भारत में छोटे जोतों के आकार का क्या महत्व है और इनके समक्ष चैलेंजेस क्या हैं। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना, छोटे छोटे दुकान वगैरह चलाना, ताकि उनके कृषि से भी पर्याप्त आय नहीं हो पा रहे हैं तो कमोबेश कुछ कृषि से ही संबंधित उत्पादों या कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करने वाले कुछ दुकान स्थापित करके विपरीत स्थितियों में उनकी आजीविका में वो मदद करने के लिए इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये अच्छी चीज है। अब देखिए यहां पे दिया गया है, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने देखा कि एक पात्र के द्वारा क्या किया गया था, साहूकार के कर्ज तले जब वो दब गए थे तो उन्होंने अपने गायों को बेच करके उस कर्ज से मुक्ति पाया। तो विपरीत स्थिति में, संकट में ये पशु उनकी मदद किए। उसी तरह से जंगल की उपज जैसे शहद है, अन्य कोई उत्पाद है, फल भी हो सकते हैं, वो कंदमूल फल हो सकते हैं, सूखी लकड़ियां हो सकती हैं जिनको बेच करके वो कुछ पैसा कमा सकते हैं।
तो इस पर वो लोग निर्भर रहते हैं। खेती के बारे में हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि ग्राम के क्षेत्र लोग खेती के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियों में भी लोग रत रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। अब मध्य भारत में जंगल होगा तभी तो जंगल की उपज से वहां पे जीविकोपार्जन चलता होगा। इसके साथ ही साथ गांव में लोग तालाबों से मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन के माध्यम से भी अपना रोजगार करते हैं। एनसीईआरटी ने इसका जिक्र नहीं किया, अलग बात है, लेकिन लोग कुक्कुट पालन करते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, दुधारू पशुओं को पालते हैं। उनका मकसद यही होता है कि खेती के साथ साथ इन सब गतिविधियों के माध्यम से भी हम आजीविका थोड़ा बहुत कमाएंगे। जैसे महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। आप देखे होंगे अब ये लाइन कहां इशारा कर रहा है? जंगलों में कौन रह करके जंगल की उपज को एकत्रित करता है, उसे बाजार में बेचता है, जनजाति करते हैं। अब देखिए सरकार क्या करती है, दिल्ली के जनपथ मार्केट में जाए, जनपथ पे जाइए या कनॉट प्लेस में जाइए तो वहां पे जंगली उत्पाद जनजातियों द्वारा लेकर के सड़क पे बैठे रहते हैं सब। और यहां तो मजे की बात क्या है, केंद्र सरकार जनजाति महोत्सव के दौरान इनके उत्पादों को, जैसे हस्तशिल्प प्रदर्शन लगता है, हस्तशिल्प मेला लगता है, वैसे जनजातियों के उत्पादों का मेला लगा करके इनके उत्पाद को क्या किया जाता है, बाजार तक पहुंचाया जाता है, उचित मूल्य को दिला करके इनको लाभान्वित किया जाता है। अब वो यहां से जो भी ये आयाम निकल करके आ रहे हैं, यदि करंट में कोई चर्चे में है और जनजाति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा यदि कोई इनिशिएटिव शुरू किया गया है, कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। आएगा समझ में? सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। जैसे मान लीजिए गांव में लोग दुधारू पशुओं को पाल रहे हैं। अब दुधारू पशुओं का दूध जो निकल रहा है, यदि वह व्यक्ति खुद ही बेचने जाता है तो उतना उचित मूल्य उस आसपास के इलाके में उसको नहीं मिलेगा, लेकिन सहकारी समितियां व्यापक स्तर पर दूध का कलेक्शन करती हैं और उन्हें ऐसे इलाके में ले जाकर के बेचा जाता है जहां पे दूध का उत्पादन नहीं होता है, तो उनको अच्छा पैसा मिलता है। तो ये व्यक्ति, ये लोग, गांव के किसान उससे लाभान्वित होते हैं और उत्साहित होकर के और दुधारू पशुओं को पालन करने के लिए, दुधारू पशुओं के पालन के लिए उत्साहित होते हैं। उनको और अच्छा लगता है जब लाभान्वित होगा। जब आप किसी भी कार्य से लाभान्वित होंगे तो उसमें आपको मजा आएगा, नहीं तो आप उसे छोड़ करके हट जाएंगे। पहले देखिए गांव में लगभग सभी घरों में एक एक दो दो गाय भैंस जरूर दरवाजे पे दिख जाते थे। अब देखिए दरवाजे पे क्या है, बुलेट दिख रहा है, ट्रैक्टर ट्राली दिख रहा है, कार दिख रहा है। अब कोई दुधारू पशु रखना और सभी लोग खरीदना चाहते हैं तो बेचेगा कौन, उत्पादन कौन करेगा? आएगा समझ में? जब व्यक्तिगत उत्पादन व्यक्ति करना बंद कर देता है तो समाज में सामूहिक उत्पादन शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत है एक तरह से। जैसे आप घर में खाना बनाना बंद कर देंगे तो संस्थागत रूप से भोजन, मैं देखिए जोमेटो, स्विगी, ये सब आ गए ना, आप खाना बनाना बंद कर दिए, ये सब दरवाजे पे आपके दस्तक दे दिए। उसी तरह से जब आप दूध उत्पादन करना बंद कर देंगे तो संस्थागत उत्पादन किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्शन किया जाएगा। ये समाज परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्तित स्वरूप में होगा, संगठित रूप में उत्पादन किया जाएगा। सहकारी समितियों द्वारा क्या होता है, संगठित रूप से दूध को बेचा जाता है।
और संगठन में ताकत होता है, आपको पता है, तब इसको अच्छा मूल्य मिलता है। अच्छा मूल्य मिलेगा, कीमत मिलेगा, किसान लाभान्वित होगा। अब देखिए, यही किसान को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए, किसानों की आय दोगुना करना इनका लक्ष्य था केंद्र सरकार का, कि किसानों की आय को क्या करना है, दोगुना करना है। कैसे दोगुना होगा? इन्हीं सब साधनों का सही तरीके से नियोजन करके, इंप्लीमेंटेशन करके किसानों की आय। अशोक दलवाई कमेटी का गठन किया गया था। वही अशोक दलवाई कमेटी किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार ने उसका गठन किया था। अब अशोक दलवाई कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया था कि कैसे किसानों की आय दोगुना होगा, तो आपको जानना चाहिए। और अशोक दलवाई कमेटी रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहिए, देखना चाहिए कि अशोक दलवाई, यही IITian आते हैं और ये सब काम करके आगे निकल के चले जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, टेक्निकली स्मार्ट होते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अशोक दलवाई, हो सकता है मेंस में आज क्वेश्चन बन जाए कि अशोक दलवाई कमेटी क्या है और अशोक दलवाई कमेटी की अनुशंसाओं पर टिप्पणी करिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक दलवाई कमेटी। तो रिपोर्ट में क्या क्या उन्होंने कहा है, कैसे किसानों की आय दोगुना होगा, आपको पढ़ लेंगे, आप मेंस में लिख के आ जाएंगे। ये कौन बता रहा है? NCERT बता रहा है। इसमें छुपा हुआ है, यही तो बात है। NCERT की तरफ से खोआ है, खोआ, उसमें हीरे जवाहरात मोती सब चीज पड़े हुए हैं। जैसे कहा जाता है ना कि इस आत्मा में, इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस शरीर से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम की शरण लेकर के 200-300 साल तक जिंदा रहता है और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता है, जीवन के रहस्य को समझ जाता है और समाधि ले लेता है। दोनों के विजन में फर्क है। तो वही बात है, NCERT को देखने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे लोग होते हैं जिसको देख करके हट जाते हैं, किनारे नहीं यार इसमें कुछ है ही नहीं, मैं 6-7-8 क्या पढ़ लिया। आप IAS मेंस में देखिए, आप IAS मेंस में देखिए, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में पूछा गया, दोनों की शिक्षाओं के बारे में क्या मूलभूत अंतर थे। NCERT बॉक्स बना करके दिया हुआ, वहीं से उठा के कक्षा 8 की इतिहास की NCERT से वहां से प्रश्न बनाया गया। इसी तरह से भूगोल के NCERT, सभी NCERT। इस बार के क्वेश्चन बता रहा हूं, इस वर्ष के 2023 UPSC मेंस। अब देखिए, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे संसाधन के रूप में तटीय इलाकों में, कोस्टल इलाके में समुद्र है, तो समुद्री उत्पाद पे लोग निर्भर हो जाते हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और हम जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम का गांव है और वो कोस्टल इलाके के पास है। अब यहां दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अरुणा और पारिवेलन, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये कहानी है। NCERT स्टोरी के फॉर्मेट में किसी चीज को शुरू करता है, बताना शुरू करता है, फिर उसी के बाद आपको समझा ले जाएगा सारी बातें। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ लोग मछली पकड़कर क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहां चारों ओर जाल और कैटामरन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है। एक कैटामरन क्या है, हो सकता है आपसे यही उठा के पूछ दे, कैटामरन ऐसे करके दे दे और दे देगा ये है
तो कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है। ये छोटी नाव है। कैटामरैन क्या है? छोटी नाव है। और वहां चारों ओर जाल और कैटामरैन की पंक्तियां दिखाई देती हैं। वहां जाएंगे आप तो वहां पे जाल दिखाई देगा और नावों का पंक्तियां दिखाई देगी, पंक्ति से नाव लगी हुई होंगी। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मतलब छोटी नाव मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अरुणा का कहना है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। ये हमारे छोटे नाव में इकट्ठे सभी लोग, मेरा भाई जाता है, जीजा है ना, पारिवेलन मेरा पति है, ये और मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठा एक ही साथ सब लोग समुद्र में बैठ करके जाते हैं। उन्होंने बताया आज वे तूफान में फंस गए थे। लेकिन आज मौसम विभाग देखिए इतना एक्टिव हो गया, इतना सशक्त हो गया है कि हमें समय पूर्व सूचना दे देता है। और इन मछुआरों को इसीलिए देखे होंगे समाचार पत्र पढ़ते हुए कि हाई अलर्ट जारी हो गया कोस्टल इलाके पे और समुद्र में मछुआरों को प्रवेश करने से मना किया गया। जब इस तरह से कोई चक्रवात आने वाला होता है, कोई तूफान आने वाला होता है तो उसकी सूचना समय से पहले दे दिया जाता है। यदि कोई समुद्री चक्रवात आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है, आपकी परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चक्रवात का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी भूमिका है, उसका महत्व क्या है, चक्रवात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे लाभान्वित करते हैं और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी। ये परिवार के उपभोग के लिए, कंजप्शन के लिए। बाकी मैं नीलाम कर दूंगी, यानी कि बेच दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बंट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। अर्थात ये देखिए यहां पे कार्ल मार्क्स आ गया, जिसकी नाव और जाल होता है, जिसका संसाधन होता है, संसाधन का किराया मिल जाता है। मार्क्स ने यही कहा ना कि मालिक और दास का संबंध कहां से आया। कहा जिसके हाथ में चकमक फ्लिंट पत्थर आया, नुकीले पत्थर आए, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए, शिकार करने में सुविधा हुई, जिसके पास वो पत्थर था वो आराम से बैठा रहा, पत्थर दूसरे को दे दिया, जाओ शिकार करके लेके आओ, और शिकार करके लाया, आधा उसको दे दिया, आधा श्रम किया उसने, पूरा संसाधन लिया इसका और हक जमाता है। यही बात पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में होता है। आरी बात समझ में? यही कार्ल मार्क्स यहां से समझाता है। बहरहाल अभी हम इस पे नहीं बहुत डिटेल करते हैं। अरुणा का कहना यह है कि 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, यानी जो श्रम करते हैं, और उसका 1 हिस्सा उसको मिल जाता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है। चूंकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है।
यानी कि इन लोगों ने उसको खरीद लिया है, पैसा हो गया, इन्होंने खरीद लिया है, तो उसका हिस्सा इनको ही मिल जाता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है, देख लीजिए। अब ये साहूकार के पास नहीं गई, ये साहूकार के पास नहीं गई, ये कहां गई? बैंक। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है। साथियों, जो कैटामरेन में लगा हुआ है, नाव में इंजन लगा हुआ है, ये कैटामरेन क्या है? छोटा नाव होता है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं। क्या करते हैं? समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या है? कोस्टल इलाके में अंदर और कोस्टल इलाके में दोनों में फर्क होता है। कोस्टल इलाके में उतनी मछलियां नहीं मिलती हैं, समुद्र में अंदर जाना पड़ता है मछलियां पकड़ने। नीलामी में जो औरतें यहां से मछलियां खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूं, ऐसा अरुणा का कहना है। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय। इसका मतलब इन 4 महीने में इनको भी कहीं न कहीं इस रोजी रोटी से गुजर बसर अब नहीं होगा। मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है। देख लीजिए, अर्थात इनके विपरीत स्थिति में रोजगार की व्यवस्था न होने की वजह से ये चंगुल में फंस जाते हैं, एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो मजबूरन अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को, चाहे कुछ भी उत्पादित कर रहे हो, वहां भी धान उसको उस व्यापारी को ही बेचना पड़ता था और उस महिला को रामलिंगम के धाम के खेती में ही काम करना पड़ता था, भले ही कम मजदूरी देता था, क्योंकि उससे वो कर्ज ली हुई होती है। यहां पे भी व्यापारी से कर्ज लेने की वजह से ही व्यापारी को ही मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते, ओपन ऑक्शन नहीं कर पाती। यदि खुली नीलामी करती तो उसे ज्यादा पैसा मिलता। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है, यानी कुछ 4 महीने का जो समय होता है मछलियों के प्रजनन काल का, उसे काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा कहना है अरुणा का और उनके परिवार के सदस्यों का। एक पॉइंट साथियों बीच में बच गया था, थोड़ा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई मछुआरी ने कैसे औरतें मछली बेचने का काम कर रही हैं। देखिए, पुरुष क्या कर रहा है, मछली समुद्र से लेकर के आ रहा है, महिलाएं उसको बेच रही हैं। दोनों क्या कर रही हैं, सह अस्तित्व के साथ काम कर रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं और दोनों की समान सहभागिता है इसमें। अभी यहाँ पे नागालैंड में सीढ़ीदार खेती की बात थी, उस पर हमने चर्चा नहीं किया था।
यहां देखिए, ये सीढ़ीदार खेती अक्सर क्या होता है, पर्वतीय इलाकों में देखा जाए तो स्टेयर नुमा एग्रीकल्चर यानी सीढ़ीदार खेती किया जाता है, ताकि पर्वत पे जो मृदा है, बारिश के दौरान मृदा का क्षरण होता है, वो बहाव कटाव कम से कम हो सके, बहाव कम से कम हो सके। देखते हैं नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया होगा, तो निश्चित तौर पे इंटरेस्टिंग होगा। पहले आप फिगर को देख लीजिए और नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। क्या है? चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। चखेसंग कोई समुदाय होगा, उस समुदाय के हैं, और ये समुदाय क्या करते हैं? सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। ध्यान से समझिए, ये चखेसंग समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है? सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सीढ़ीनुमा खेती का मतलब बताया जा रहा है। सीढ़ीनुमा खेती का मतलब है, कह रहा है, इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को, यानी ढाल की जो जमीन है, उनको छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए, और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। ध्यान समझिए, सीढ़ीनुमा खेती किस फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? चावल की खेती के लिए। देखिए, यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास, चिजामी क्या है? गांव है, अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से, देखिए, सामुदायिक भूमिका, यहां पे क्या हो गया? सामुदायिक भूमिका हो गई। सामुदायिक भूमिका, सभी आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो किसी को मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है, जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो पाता है। इससे 2 फायदा होता है। एक तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस समुदाय के दूसरे सदस्य पे निर्भर हो जाता है, आश्रित हो जाता है, तो सामुदायिक परस्पर निर्भरता विकसित हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि उसे इस कार्य के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता है। लेबर पर जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये था सीढ़ीदार खेती, जिसकी चर्चा हमने अभी की। टाइम कितना हो गया? कितना मिनट का वीडियो हो गया? 35 मिनट का हो गया। थोड़ा सा शायद बचा ही है। देखता हूँ, मेन चीज है तुमको वहां छोड़ना भी तो। ऊपर थोड़ा बचा हुआ है यहाँ, और ऊपर देखिए कितना है। साइड में इधर जहाँ वाइट है, छोटा करिए। हाँ, वाइट यहाँ है। देख लीजिए कितना बचा है। यही ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, यही में पढ़ाना। बस यही अभ्यास प्रश्न, उसके बाद पढ़ाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ बॉक्स में दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि शेखर और अरोड़ा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? उधार इसलिए लेना पड़ता है
क्योंकि बीच का समय इन दोनों लोगों के लिए एक जैसा है। बीच के समय में लोग खाली बैठ जाते हैं, और जब आप खाली बैठ जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कंजम्पशन नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे, उन दिनों खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो उन दिनों के खर्चे संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, पेट पालने के लिए आपको कर्ज पे निर्भर होना पड़ता है। और यही कमोबेश किसानों के साथ भी होता है। आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं? काल अवधि में अंतर दिख जाएगा। और ये किसी अन्य व्यक्ति से लेगा। शेखर किसान है तो रामलिंगम से जाकर के लेगा, और अरुणा व्यापारियों से लेगी। कौन व्यापारी? मछली व्यापारी, जो मछली खरीदते हैं। आरी बातें समझ? क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। यह क्या होता है? इससे अरुणा से परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा? सुनामी के बाद मत्स्य प्रभावित हुआ था। इसमें सभी जानते हैं, भारत में सुनामी आया था, 2004 के आसपास आया था, 2004 में आया था। अब हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। जैसा कि हमने देखा, कोई पशुपालन कर रहा है, तो कोई जंगली उत्पाद से अपनी आय अर्जित कर रहे हैं, तो कोई खेतों में अपनी खेतों में काम करके उपज अनाज जब पैदा हो रहा है, अनाज को बाजार में मंडी में बेच करके वहां से पैसा कमा करके अपने भरण पोषण कर रहे हैं। तो कोई दूसरों के खेतों में काम करके मजदूरी कमा करके अपना भरण पोषण कर रहा है। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कोई रामलिंगम के चावल की मिल, राइस मिल में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, तो कोई कीटनाशक की दुकान में काम करके, कोई बीज भंडार, खाद भंडार की दुकान में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना और कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रकृति पर निर्भर। अब देख लीजिए, फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उन दिनों कामों का बोझ बढ़ जाता है और दूसरे समय का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। सही बात है। अब देखिए, भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वहां पे क्या होता है? फसलों की खेती होती है। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। अब समानताएं क्या है? महाराष्ट्र का, विदर्भ का भी किसान आत्महत्या कर रहा है, गुजरात का भी किसान आत्महत्या कर रहा है, मध्य प्रदेश का भी किसान आत्महत्या कर रहा है। समस्याएं क्या है? कि संकटकालीन जो उनकी स्थितियां हैं, संकटकालीन जो समय है, तो संकटकालीन समय में कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता तो ये सब समस्याएं नहीं आती। जैसा कि व्यापारी से कर्ज लेना, अरुणा के लिए, शेखर के लिए कर्ज लेना, इस तरह से देखा जाए, और तमाम किसानों के द्वारा कर्ज लिया जाना, ये सब समस्याएं नहीं आती। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है, वह जमीन उपजाऊ है या नहीं है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। ये कौन किसान हो जाएंगे? सीमांत किसान हो जाएंगे। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वो कर्ज लिए हैं, जिनसे वे पैसा
उधार लेते हैं और गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। कितनी अच्छी बात बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। कमेंट में सुझाइए कि पूरे साल रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम कौन सी स्कीम है? मनरेगा। और ये चैप्टर किधर इशारा कर रहा है? मनरेगा की तरफ से। यदि आपके इकोनॉमिक सर्वे बजट में मनरेगा का जिक्र है तो मनरेगा पढ़ के जाइए। मनरेगा से संबंधित यदि कोई नवीन स्कीम है, यदि मनरेगा के द्वारा कोई रिपोर्ट आया है, मनरेगा से संबंधित कोई रिपोर्ट आया है तो उसको पढ़ के जाइए, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये एनसीईआरटी का इशारा है और एनसीईआरटी आज से इशारा नहीं कर रहा, जब से एनसीईआरटी का अस्तित्व है तभी से इशारा कर रहा है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न है, इसको आप घर पे अभ्यास करिए अच्छे से। जो भी इसमें दिया हुआ गया, कैसे शेखर रामन ने चार्ट बनाया गया, खेती की हुई जमीन क्या है, उधार की जरूरत क्यों पड़ी, फसल का बिकना, उनके द्वारा किया गया ने काम क्या किए घर परिवार को चलाने के लिए। ये था साथियों आज के एनसीईआरटी का चैप्टर 8। आज बस यहीं तक। कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।